हेलो बच्चों, मेरा नाम है शेख इमरान और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस। तो हमें समझना पड़ेगा कि किसे हेल्थ कहा जाएगा, क्या मतलब होता है हेल्थ का और क्या मतलब होता है डिसीजेस का। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है हेल्थ की। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंगनेस। देखिए, हेल्थ का मतलब होता है कि आप कंप्लीटली फिजिकली यानी कि आपकी बॉडी अच्छी हो, मेंटली आप स्टेबल हो, दिमागी तौर पर आप ठीक हो, देन सोशल वेल बीइंगनेस यानी कि आपका उठना बैठना, आपका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है यानी कि वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप दिमागी तौर पर वीक होंगे, दिमागी तौर पर आप बीमार होंगे, तो आपका जो बिहेवियर होगा आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ, उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये कंप्लीट जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींगनेस है, इसमें आप फिट हो। अब यहाँ पे एक और चीज दी गई है कि नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीजेस। इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होगा कि कंप्लीटली आप किसी ना किसी बीमारी से बचे रहो। कोई ना कोई तो डिसीज आपको होता ही है जिंदगी भर, लेकिन उसके साथ साथ आप फिजिकली, मेंटली और तो और सोशल आपका जो वेल बींगनेस है वो अच्छा होना चाहिए। इसी का मतलब होता है हेल्थ। देन व्हाट इज डिसीज? डिसीज का मतलब क्या होता है? देखिए, डिसीज को अगर हम कहे नॉर्मली हिंदी में तो ये होता है बीमारी। कोई बीमारी होगी तो उसे डिसीज कहा जाएगा। लेकिन अब इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है आपके बुक में? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिसीज। देखिए, अगर आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में डिस्टरबेंस आ जाए, कोई खराबी आ जाए, कोई रोग आ जाए, तो आपको बीमारी है ये कहा जाएगा। होता क्या है बीमारी में एक्चुअल में? जैसे कि आपको अगर फीवर हो जाए, बुखार आ जाए, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ जाता है, यानी कि आपका फिजिकल जो बैलेंस बना हुआ था वो डिस्टर्ब हो गया। इसी तरह से फिजियोलॉजिकल बॉडी के तरफ, बॉडी के डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडीली। दूसरा साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटली, किस तरह से आपकी बॉडी में डिस्टरबेंस पैदा होते हैं, उसी चीज को डिसीजेस कहा जाता है। ईच डिसीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम। हर बीमारी के अपने अपने सिम्टम होते हैं। तो ये है डिसीजेस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसीजेस के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हर बीमारी के अलग अलग सिम्टम होते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी बीमारियां इंसानों को होती रहती है, बहुत सारी बीमारियां हमारे आसपास हम देख देख सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों के नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि डायबिटीज, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम। ये सारी बीमारियों के नाम आपने सुन रखे होंगे। इसमें से कुछ बीमारियों के हो सकता है कि आपको नाम नए लगे, जैसे कि ये डाउन सिंड्रोम जो है, ये थोड़ा सा सुनने में नया लगता है। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे। देन हार्ट डिसीजेस यानी कि दिल से लेकर बीमारियां जो होती है, दिल के बारे में, हार्ट के बारे में जो बीमारियां होती है, जैसे कि आजकल नॉर्मल हो चुका है, लोग बहुत सारे हार्ट अटैक से डेथ हो रही है बहुत से लोगों की, तो ये हार्ट रिलेटेड डिसीज है, हम ऐसा कह सकते हैं। देन रीजन एंड सिम्टम्स, रीजन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस डिसीजेस आर डिफरेंट। तो जितने भी बीमारियां हैं, तो बीमारी होने की वजह यानी कि रीजन, किसी एक बीमारी का अलग होगा तो किसी और बीमारी का अलग होगा। देन उनके सिम्टम्स अलग हो गए। कॉमन कोल्ड कहा जाए तो सर्दी जुकाम, इनका सिम्टम अलग होगा। देन फीवर अगर बोला जाए तो बुखार, इसका सिम्टम अलग होगा। तो हर एक डिसीज के सिम्टम्स और उनके होने की वजह, ये दोनों ही अलग अलग हो सकते हैं। टू टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीजेस, डिसीजेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो इन बीमारियों को समझने के लिए, इन बीमारियों की स्टडी को आसान करने के लिए, इन बीमारियों को अलग अलग डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्ट दिया हुआ है टाइप्स ऑफ डिसीजेस का। कितने टाइप के डिसीज है? मेनली दो ही टाइप के हैं। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यानी कि कितने वक्त तक कोई बीमारी इंसान को लगी रह सकती है, इसी को कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। कुछ बीमारियां बहुत लंबे टाइम तक चलती है, तो कुछ बीमारियां कुछ वक्त के लिए होती है, 3 4 दिन 5 दिन, इसके बाद बीमारी खत्म हो जाती है। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन इन बीमारियों को क्लासिफाई किया गया। कैसे? अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, क्रॉनिक डिसीजेस, ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे टाइम टाइम तक चलती है, कम से कम अगर कहा जाए तो 3 मंथ कह सकते हैं, 3 मंथ तक, या फिर
1 ईयर या इससे भी ज्यादा ये बीमारियां रहती है। इनका इलाज लगभग थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि इनका इलाज होता ही नहीं, हम ऐसा कह सकते हैं। और अगर इन ये बीमारी किसी को हो जाए तो वो उस बीमारी पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ डाइट्स होते हैं, कुछ मेडिकेशंस होते हैं, वो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। देन जो सेकंड टाइप है डिसीजेस का अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, वो है एक्यूट डिसीजेस। ये ऐसी बीमारियां हैं जो अचानक से आ जाती है और कुछ ही वक्त में ठीक हो जाती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए ये होती है, कुछ ही वक्त के लिए शॉर्ट टर्म डिसीजेस ये होते हैं, कुछ वक्त के लिए होते हैं, बाद में ये डिसीजेस अपने आप डिसअपेयर हो जाते हैं। अपने आप तो नहीं कहेंगे, इलाज करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू रीजन, कुछ ना कुछ वजह होती है बीमारियों की। तो दो टाइप दिए गए, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीजन। तो कुछ ना कुछ वजह वजह तो होती है किसी ना किसी बीमारी की। सो मेनली टू टाइप्स है अकॉर्डिंग टू रीजन डिसीजेस के। सबसे पहला वो बताया गया है हेरिडेटरी डिसीजेस, सेकंड है अक्वायर्ड डिसीजेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेरिडेटरी डिसीजेस के बारे में। क्या होता है हेरिडेटरी डिसीजेस? अब हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी बीमारी है जो दादा से यानी कि ग्रैंडफादर से, फादर में आ गई, तो फादर से उसके बच्चों में आ गई। तो ये जो जनरेशन से जनरेशन जो डिसीज पास होती है उसे हेरिडेटरी डिसीजेस कहा जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, डॉन सिंड्रोम। डॉन सिंड्रोम के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, ठीक है। देन अक्वायर्ड डिसीजेस किसे कहा जाता है? अक्वायर्ड डिसीजेस यानी कि ये आपको पैदाइशी नहीं होती है। जब इंसान अपनी जिंदगी इस दुनिया में गुजारता है तो वो बहुत सारी चीजों को अपना लेता है, उसी को अक्वायर करना कहते हैं। तो बहुत सारी चीजों में कुछ बीमारियां भी होती है जो इंसान अपना लेता है, इन्हीं बीमारियों को अक्वायर्ड डिसीजेस कहते हैं। तो अक्वायर्ड डिसीजेस भी दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड डिसीजेस, दे आर इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस का मतलब ऐसे डिसीजेस जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है। देन नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस का मतलब क्या है कि ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से किसी और इंसान को नहीं फैलती, वो लिमिटेड होती है, उसी इंसान तक रह जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए इन्फेक्शियस डिसीजेस यानी कि एक से दूसरे को होने वाली बीमारियों में से कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम नॉर्मली किसी एक इंसान को है, आप उसके कांटेक्ट में चले जाओगे तो आपको भी वो बीमारी हो जाएगी, तो ये इन्फेक्शियस डिसीज कहलाया जाएगा। फ्लू ये भी एक तरह से जुकाम में ही आ जाएगा। देन डेंगू, डेंगू भी इन्फेक्शियस डिसीज है, कैसे आगे पढ़ने वाले, ठीक है। देन नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में बताया गया, तो डायबिटीज, शुगर इसके कहा जाता है नॉर्मली, नॉर्मल लैंग्वेज में। तो डायबिटीज जो है किसी एक इंसान को है तो उसी को रहेगी, वो किसी और को फैलेगी नहीं। अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में है जिसे डायबिटीज है तो उसका डायबिटीज आपको नहीं आएगा, ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। देन हार्ट डिसीजेस, अगर किसी इंसान को हार्ट प्रॉब्लम से, किसी को एक बार हार्ट अटैक आ चुका था, दिल का दौरा आ चुका था, अगर कोई उसके कांटेक्ट में है तो उसको भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हार्ट डिसीजेस ये नॉन इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे को नहीं फैलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। जो अभी हमने डिसीजेस के बारे में बात की, यहाँ पर अलग अलग पर्सन के फोटोज दिए गए हैं जो पर्टिकुलर डिसीज को शो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इस पर्सन को, इस लेडी को कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड नाम की बीमारी हुई है जिसे हम सर्दी जुकाम कहते हैं। यहाँ पर इस पर्सन को, इस इमेज में जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हें अस्थमा, जो कि सांस लेने से रिलेटेड बीमारी होती है जिसमें कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और यहाँ पर ये जो आपको बुजुर्ग आदमी दिखाई दे रहा है, एक एज पर्सन जो दिखाई दे रहा है, इनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं इस पिक्चर में जो आपको लड़की दिखाई दे रही है, जो पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, इनको है डॉन सिंड्रोम। कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं वो लोग जिन्हें डाउन सिंड्रोम होता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी, मतलब कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है और इसकी खोज किसने की थी? ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे जो पर्सन होते हैं जिन्हें जिन्हें डाउन सिंड्रोम होता है, इनमें कुछ बातें सिमिलर होती है। जैसे कि इनका जो आई स्ट्रक्चर होता है, जो आंखें जो इनकी होती है, ये लगभग सभी डाउन सिंड्रोम से जिन्हें डाउन सिंड्रोम होता है उन सभी में उनकी ये जो आंखें होती है वो लगभग सेम होती है। देन उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो भी लगभग सभी का सेम होता है। देन उसके बाद में इनका जो बिहेवियर होता है वो भी थोड़ा सा अनकॉमन आपको दिखाई देगा। तो लेकिन अब अगर बात करें कि ये डाउन सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले किसने बताया और इसको नाम डाउन सिंड्रोम किसने दिया, डाउन सिंड्रोम नाम किसने दिया? सो
1866 में एक हेल्थ केयर फैसिलिटी थी जहां पर जॉन लैंगडॉन डॉन नाम का एक आदमी काम करता था। ये एक हेल्थ केयर वर्कर था जो छोटे बच्चे या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड, जिनके अंदर कुछ डिफरेंसेस डेवलप हो गए थे, ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट करते थे। उस टाइम पे लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। अगर किसी को इस तरह की बीमारी हो भी जाए तो उतना कोई केयर नहीं करता था, लेकिन जॉन लैंगडॉन डॉन ने इसे इग्नोर नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि इन सारे इंडिविजुअल्स, ये जो ग्रुप्स था बच्चों का, इनकी स्टडी की और पता किया कि इन सब में कुछ बातें कॉमन है, जैसे कि इनका फेस, जो इनका फेशियल स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम दिखाई देता है। इनके आईज उन्होंने देखे तो सभी के आई का स्ट्रक्चर जो है वो भी इनको सेम दिखाई दिया। देन उसके बाद में जो इनका जो बिहेवियर था, इनका बिहेवियर भी उन्होंने स्टडी किया तो लगभग इन लोगों का बिहेवियर भी अब नॉर्मल दिखाई दिया। तो इन्होंने क्या किया कि इन सारे बच्चों की स्टडी की, इन सारे लोगों की स्टडी की और एक पेपर पब्लिश किया। और इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर इस तरह के सेम चीजें डेवलप हो रही है। तो क्योंकि इन्होंने इस कंडीशन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था तो डॉन सिंड्रोम इन्हीं के नाम से इसको नाम दिया गया। इनका नाम जॉन लैंगडॉन डॉन था तो इन्हीं के नाम पर इस बीमारी का नाम डॉन सिंड्रोम रख दिया गया। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली यह है कि रीजन क्या था इस बीमारी का, उस टाइम पर पता नहीं चला, क्योंकि 1866 में साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ था कि डीप में स्टडी करके पता करे कि एग्जैक्ट वजह क्या होती है। सो एग्जैक्ट जो रीजन होता है इस बीमारी के होने का वो भी हम समझ लेते हैं। सो देखिए, जब इंसान बनता है तो इंसान के बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स इंसान के बॉडी में टोटल होते हैं, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स का पेयर इंसान के बॉडी में होता है, जैसे कि फादर के तरफ से और मदर दोनों के तरफ से जीन्स आते हैं, तब जाकर एक बेबी बनता है। तो फादर के तरफ से 22 प्लस एक्स और वाई क्रोमोसोम आएगा और मदर की तरफ से 22 प्लस एक्स या फिर एक्स, दोनों में से दो भी एक्स ही होते हैं मदर के पास, दोनों में से एक क्रोमोसोम आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे क्रोमोसोम्स आपस में जोड़ी बना लेते हैं। एक नंबर के क्रोमोसोम की एक जोड़ी बन जाती है, 2 नंबर के क्रोमोसोम की एक जोड़ी बन जाती है। लेकिन अब होता क्या है, जब इन बच्चों ये जब बच्चे बनते हैं माँ के पेट में तो 21 क्रोमोसोम की जहां जोड़ी बननी चाहिए वहां पर ट्रिपलेट बन जाता है। 21 क्रोमोसोम की 3 जोड़ियां बन जाती है और नॉर्मली जो नंबर 46 होना चाहिए डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में ये 47 हो जाता है। इसलिए इनके अंदर ये एबनॉर्मलिटीज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड है। अब ये डाउन सिंड्रोम जॉन लैंगडॉन डॉन इनके नाम पर था, लेकिन अब ये किसने बताया, क्योंकि 1866 में साइंस तो उतना डेवलप नहीं था, तो इसकी स्टडी किसने की फिर कि भाई 21 नंबर के क्रोमोसोम की कुछ इस तरह की हालत हो जाती है कि यहाँ पर 3-3 कॉपीज आ जाते हैं। तो आगे जाके 1959 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम जेरोम ले ज्यून, इनका नाम जेरॉन लेज्यून था। इन्होंने क्या किया कि स्टडी की और क्रोमोसोमल लेवल पे पता किया कि 21 नंबर के क्रोमोसोम के यहाँ पर 3 कॉपीज बन रहे हैं, ट्राइसोमी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और एक बात समझने वाली ये है कि डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें थी डाउन सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, यहाँ पर कुछ बातें आपको पूछी गई है। देखिए, थोड़ा सा सोचिए, अगर आप आंसर दे पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दे पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए बताइए कि हाउ डू द फॉलोइंग डिसीजेस स्प्रेड। अब यहाँ पर कुछ डिसीजेस के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हो कि ये डिसीजेस फैलते कैसे हैं एक से दूसरे को। तो हेपेटाइटिस, यहाँ पे हेपेटाइटिस के बारे में पूछा गया। क्या आपको पता है कि हेपेटाइटिस कैसे कैसे होता है? तो हेपेटाइटिस होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। अगर आपने कोई ऐसा फूड या ऐसा वाटर कंज्यूम कर लिया जो कंटेमिनेट था, जिसके अंदर बीमारियां कॉज करने वाले पैथोजेंस थे, तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया होता है मॉस्किटो के काटने से, और मॉस्किटो भी कौन सा, हर एक मॉस्किटो अलग अलग डिसीज कैरी करते हैं। तो मलेरिया होता है मॉस्किटो के काटने से, लेकिन वो मॉस्किटो एनाफिलस मॉस्किटो होता है, उसी के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। देन
स्कैबीज, स्कैबीज कैसे होता है? स्कैबीज होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, जिस किसी इंसान को स्कैबीज है और लॉन्ग टर्म तक आप उसके उसके स्किन से कांटेक्ट में है तो आपको भी स्कैबीज हो जाएगा। टीबी, टीबी कैसा होता है? टीबी ये एयर बॉर्न डिसीजेस है, यानी कि टीबी के जो पैथोजन होते हैं वो हवा में उड़ते हुए किसी और को भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। डेंगू, डेंगू ये मस्कीटो के काटने से ही होता है। कौन सा मस्कीटो? तो ये एडिस मस्कीटो के काटने से होता है। डिसेंट्री यानी कि लूज मोशन वगैरह हम कह सकते हैं, ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है। रिंगवर्म, रिंगवर्म यानी कि खुजली जो होती है, दांत खाज खुजली, खुजली जिसे कहा जाता है, ये स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से ही होता है। और स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू होता है ये भी एयरबॉर्न डिसीज से होता है, मतलब कि स्वाइन फ्लू एक फ्लू है, जुकाम का टाइप। ये भी अगर आप किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाओ और उसके माउथ से या फिर उसके सांस के जरिए ये इन्फेक्टेड पार्टिकल्स हवा में फैल जाए और आप सांस ले लो, तो ये एयरबॉर्न डिसीजेस यानी कि हवा के जरिए फैलने वाली बीमारियों में से एक बीमारी है स्वाइन फ्लू और टीबी। ये दोनों ही, ये स्वाइन फ्लू और ये टीबी दोनों ही एयर से फैलने वाली, हवा से फैलने वाली बीमारियां हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन? चलिए सोचिए, बताइए किसे कहते हैं पैथोजेंस? पैथोजेंस इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा स्टडी किया था, चैप्टर नंबर 1 में। अब आप बताइए किसे कहते हैं पैथोजन? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, ठीक है। पैथोजन का मतलब है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉज करते हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं, उन्हें पैथोजन कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शियस डिसीजेस? क्या मतलब होता है इन्फेक्शियस डिसीजेस का? इन्फेक्शियस डिसीजेस का मतलब होता है कि ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे को फैलती है, उन्हें इन्फेक्शियस डिसीजेस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक आपको इमेज दिखाई दे रही है, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसमें क्या बताया जा रहा है? इन्फेक्शन थ्रू स्प्यूटम, स्प्यूटम के जरिए, थूक के जरिए या फिर मुंह के जरिए निकलने वाला सलाइवा जो होता है उसके जरिए होने वाली बीमारियां, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इन दिस एरिया स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर वेपराइज्ड इनटू द मिस्ट। अब देखिए यहाँ पर सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा एरिया, इस एरिया में इस पर्सन के मुंह से कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट्स हवा में मिक्स हो रहे हैं वेपर के फॉर्म में। मिस्ट रिमेन्स इन द एयर फॉर सेवरल मिनट्स टू फ्यू आवर्स। अब ये जो मिस्ट इनके इस पर्सन के मुंह से जो सलाइवा, जो पार्टिकल्स बाहर निकले थे, वो कुछ मिनटों तक या फिर कुछ घंटों तक इस ही एयर में, इसी हवा में उड़ते रहेंगे। लार्ज ड्रॉपलेट सेटल्स ऑन द ग्राउंड विद इन फ्यू सेकंड्स, और कुछ सेकंड्स के बाद जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन होता क्या है, अब यहाँ पर ये जो ड्रॉपलेट्स उड़ रहे थे हवा में, अगर इसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ जाए तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी, और इसी तरह से इन्फेक्शियस डिसीजेस फैलते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है इन्फेक्शियस डिसीजेस का, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। डिसीजेस स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीजेस। देखिए डेफिनेशन दी गई है इन्फेक्शियस डिसीजेस की। क्या बोला गया है कि बीमारियां जो हवा के जरिए या फिर वाटर के जरिए या फिर फूड के जरिए, खाने के जरिए, या फिर वेक्टर किसी एक मीडियम के जरिए, मॉस्किटो या फिर हाउस फ्लाई, इनके जरिए अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसे इन्फेक्शियस डिसीज कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ डिसीजेस बताए गए हैं सबसे पहले। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा चार्ट को समझ लेते हैं, इसके अलग अलग पोर्शन में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है। नेम ऑफ डिसीज बताया गया है, पैथोजन बताया जा रहा है, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे ये फैलता है, देन सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह से इससे हम बच सकते हैं, बीमारियां होने से कैसे बच सकते हैं या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इन सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले जो यहाँ पे डिसीज बताई जा रही है वो है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे कहते हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस का पैथोजन यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है वो कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, ये है पैथोजन। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे फैलता है? स्पीटिंग बाय पेशेंट, पेशेंट के थूकने से, उसके माउथ से जो सलाइवा एयर में फैलता है उसके जरिए ये होता है। थ्रो एयर, हवा में वो जो पार्टिकल्स है मुंह से निकले हुए वो उड़ते रहते हैं और धीरे धीरे किसी एक पेशेंट के, किसी एक इंसान के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको भी ये हो जाएगा। प्रोलॉन्ग कांटेक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ
पेशेंट। और कैसे हो सकता है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में हैं जिससे ट्यूबरकुलोसिस है और उसके चीजों को आप शेयर कर रहे हैं, उसके मटेरियल्स को आप शेयर कर रहे हैं, तभी भी ये हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक कफ बोला गया यानी कि बहुत लंबे टाइम तक खांसी आती रहती है, खांसी में थोड़ा सा ब्लड भी निकलेगा। देन इमैसिएशन यानी कि कंटिन्यूस इनका वेट लॉस होगा। देन डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में मुश्किल दिखाई देगी, ठीक है। देन उसके बारे में इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, बीसीजी वैक्सीन, ये एक ट्रीटमेंट है। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को आप अगर अलग ही रख दिया, अलग किसी रूम में रख दें जिससे कि किसी और को ये बीमारी ना हो तो और बेहतर है। देन रेगुलर मेडिकेशन लाइक डीओटी, हर रोज सही टाइम पे सही वक्त पे मेडिसिन लेना जरूरी है, जैसे कि डीओटी, ठीक है। देन बात कर लेते हैं दूसरा जो डिसीज है, हिपेटाइटिस यानी कि जॉन्डिस, पीलिया जिसे कहा जाता है। देन ये होता किससे है, इसका पैथोजन क्या है, हेपेटाइटिस वायरस, ABCDE। हेपेटाइटिस वायरस होता है जो जॉन्डिस कॉज करता है। अब ये हेपेटाइटिस वायरस क्या करता है, ये टारगेट करता है लिवर पर, आपके लिवर पर ये असर करेगा और लिवर को डैमेज करेगा और लिवर की फंक्शनिंग को ये बिगाड़ देगा। इस वजह से आपको हेपेटाइटिस जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। देन मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे ये होता है, कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि अगर आपने एक कुछ कोई ऐसा पानी पिया जो कंटेमिनेटेड था, जिसमें मिलावट थी, जो प्योर वाटर नहीं था, जिसमें हेपेटाइटिस के वायरस मौजूद थे, ऐसे वाटर से भी हो सकता है। शेयरिंग ऑफ निडल्स, यानी कि अगर आपने सुई वगैरह जो लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह जो लेते हैं, अगर आप इंजेक्शन शेयर किया जाए किसी एक पेशेंट का जिसे जॉन्डिस था, हेल्दी पर्सन को, तो उसे हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास से ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहे हो, ब्लड ले रहे हो जिससे हेपेटाइटिस है, तो आपको हेपेटाइटिस हो जाएगा। सिम्टम्स क्या रहेंगे, एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगेगी। देन येलो यूरिन, यूरिन येलो कलर का आएगा। जनरल वीकनेस, कमजोरी आएगी। देन नोजिया, मतली वगैरह होगी, जी घबराएगा। वोमिटिंग, उल्टियां वगैरह होंगी। देन ग्रे स्टूल, ग्रे कलर का स्टूल आएगा, यानी कि पोटी जो है वो ग्रे कलर की आएगी। ड्रिंकिंग बॉइलिंग वाटर, ये इसके प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट्स है। पानी उबाल कर पीना चाहिए। देन प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, हमेशा हाथ वगैरह धोकर कर ही आपको खाना वगैरह खाना चाहिए, ठीक है। देन डिसएंट्री यानी कि लूज मोशन वगैरह कैसे होते हैं, इसको कॉज करने वाला पैथोजन कौन सा है, बैक्टीरिया, वायरसेस, शिलेगा, देन बैसिली, एंटमीबा, हिस्टोलाइटिका, ये इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म से। कैसे होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, खाने और ऐसे ऐसा खाना जिसमें मिलावट थी, या फिर ऐसा वाटर जो कंटेमिनेटेड था, जिसमें के पैथोजेंस वगैरह मिक्स थे, उनके खाने से ये हो सकता है। देन सिम्टम्स क्या है, वाटरी स्टूल, यानी कि जब आप टॉयलेट करने जाओगे तो वाटरी टॉयलेट आएगा। देन प्लेन्स इन अब्डोमेन, सॉरी पेन्स इन अब्डोमेन, पेट में दर्द आपको फील होगा। अब प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट क्या होगी इसके, सो ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, पानी उबाल कर पीना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को सही से स्टोर कर रखना चाहिए, ढाप कर रखना चाहिए, झाँक कर रखना चाहिए। क्यों, अगर कोई मक्खी वगैरह उड़कर आ जाए, उस फूड पर बैठ जाए जो आप खाते हो, तो हो सकता है कि वो मक्खी या फिर वो जो भी ऑर्गेनिज्म इस फूड पर आकर बैठ रहा है, वो उस पैथोजन को लेकर आ रहा होगा, फिर आप उस फूड को खाओगे तो आपको बीमारी हो सकती है। देन अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो आपको ओआरएस कंजम्पशन करना चाहिए। ओआरएस क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इसे कहते हैं, ओआरएस को। यानी कि अगर आपको डिसेंट्री हो जाए तो आपको कंटिन्यूअस वाटरी स्टूल आएंगे, तो आपके बॉडी से धीरे धीरे वाटर कम होता जाएगा। अगर वाटर कम हो जाए बॉडी में तो आप बीमार ज्यादा होंगे। तो आपके बॉडी में पानी की कमी ना हो, इसलिए आपको ओआरएस पीते रहना चाहिए। देन बात करेंगे नेक्स्ट डिसीज, जिसका नाम है कोलेरा। इसका जो पैथोजन है वो विब्रियो कोलेरी इसका पैथोजन होता है। बैक्टीरियम है ये भी फैलता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। अब इसके सिम्टम्स जो है, वोमिटिंग, उल्टियां होंगे। सीवर डायरिया, यानी कि बहुत ज्यादा कहा जाएगा कि लैटिंग वगैरह आएंगे। देन क्रैम्प्स इन लेग, पैरों में थोड़ा सा अकड़ आ जाएगी, थोड़ा पैर अकड़ेंगे। देन प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं,
हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए, साफ सफाई आपको रखनी चाहिए। देन अवॉइड ओपन प्लेस फूड, खुले में खाना खाना छोड़ दो। जो खाना आप बाहर खाते हो अगर उसको ठीक से ढक कर नहीं रखा गया था, खुला था, उस पर मक्खियां वगैरह बैठ रही थी, तो वैसे फूड को इग्नोर कर दो। देन ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, पानी उबाल कर पीना चाहिए। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा, अगर कोलेरा हो जाए तो उसके लिए वैक्सीन भी मौजूद है, आप वैक्सीन भी लगा सकते हैं, ठीक है। देन टाइफॉइड के बारे में बात करते हैं। ये टाइफॉइड का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है यानी पैथोजन है, वो है साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरियम है, इसकी वजह से ये होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे आपको इन्फेक्शन होगा, ये कंटेमिनेट फूड और वाटर, ये इससे हो सकता है। देन एनोरेक्सिया, इसके सिम्टम्स है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया यानी कि बताया था आपको इससे पहले, भूख नहीं लगना। देन उसके बाद में हेडेक, देन रैश ऑन एब्डोमेन, पेट पर रैशेस आ जाएंगे। डिसेंट्री यानी कि कंटिन्यूअस स्टूल आएंगे, लैट्रिन जाना पड़ेगा। देन फीवर अप टू 104 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा फीवर आ सकता है। उसके बाद में प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट क्या होंगे? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ पानी पीना चाहिए। वैक्सीनेशन लेनी चाहिए इसके लिए। और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि अगर कचरा वगैरह हो तो उसको सही से सही से उसको फेंकना चाहिए, पैक वगैरह करके, ठीक है। चलिए इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए इन क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है। वेयर डू यू सी द वाटर लॉज मटेरियल शोन इन द पिक्चर्स, आपको पिक्चर में देखना है और बताना है कि कौन सी जगह पे पानी जमा हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टाका दिखाई दे रहा है, तो इसमें पानी जमा हो रहा है। टायर में बरसात का पानी जमा होगा। देन ये जो बकेट दिखाई दे रही है, इसमें भी पानी जमा होगा। यहाँ पर खुले में कुछ ऐसे गड्ढे वगैरह है, तो यहाँ पर भी पानी जमा होगा। देन ठीक है, इतनी जगहों पर पानी जमा होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब दूसरी चीज यहाँ पूछी जा रही है कि विच हजार्ड डू यू एंटिसिपेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। अब पूछा जा रहा है कि क्या लगता है आपको कि इनसे कौन सा खतरा पैदा हो रहा है। तो खतरा कौन सा पैदा हो रहा है, यहीं पे देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये खतरा यहाँ पर पैदा हो रहा है। इन जमे हुए पानी में मॉस्किटोज अपने अंडे देंगे और यहाँ पर मॉस्किटोज पैदा होंगे, और वही मॉस्किटोज फिर बाद में बीमारियां फैला सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें थी। आगे पढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट डिसीजेस, सम इंपॉर्टेंट डिसीजेस ऑफ प्रेजेंट डेज, आजकल के दिनों में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे डेंगू के बारे में, ठीक है। डेंगू, अब डेंगू जो है होता कैसे है? मॉस्किटो से होता है। अब ये मॉस्किटो क्या करते हैं, जहां पर पानी जमा होता है, वाटर लॉज प्लेसेस पे ये क्या करते हैं, अपने अंडे दे देते हैं और वहां पर अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग स्पेसीज जो होते हैं मॉस्किटोज के, वो अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डेंगू की। तो डेंगू फैलाने वाला जो मॉस्किटो होता है वो एडीज इजिप्टी, ये होता है उस मॉस्किटो का नाम। ये पर्टिकुलर मॉस्किटो ही जो है वो डेंगू फैलाता है। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय डेन 1 4 वायरस। अब ये जो डिसीज है ये डेन 1 4 वायरस फैलाता है, इसकी वजह से ये डेंगू होता है। अब ये डेन 1 4 वायरस बिलोंग करता है टाइप ऑफ फ्लैवी वायरस से। डेन 1 4 ये एक टाइप है फ्लैवी वायरस का, टाइप है फ्लैवी वायरस का, ठीक है। डेन 1 4 ये एक टाइप है फ्लाईवी वायरस का, एक वायरस का टाइप होता है ये, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं डेंगू के? एक्यूट फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग, थोड़ी बहुत बुखार आएगी, सिर बहुत दर्द करेगा, उल्टी जैसा फील होगा। देन दूसरा जो सिम्टम होता है पेन इन आई सॉकेट, हमारे जो आई सॉकेट होते हैं यहाँ पे बहुत दर्द होता है, कुछ ऐसा पेन फील होता है, ऐसे आपकी आंखें खींचेंगी, ठीक है। ये सबसे एक मेन सिम्टम होगा अगर किसी को डेंगू हो जाएगा तो बहुत आसानी से पहचान सकते हो। अगर कुछ आपको बुखार जैसा लगे, सिर में दर्द हो, उल्टियां वगैरह हो, फीवर है, हेडेक है, वोमिटिंग भी है, साथ ही साथ अगर आपके आई सॉकेट्स में पेन हो, ऐसे खिंचाव महसूस हो, तो समझ जाइएगा कि आपको डेंगू हो सकता है, ठीक है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट में लीड टू इंटरनल हेमरेज। देखिए अब होता क्या है इस बीमारी में, अब क्योंकि ये आपके ब्लड पर असर करता है ये वायरस, तो इससे होता क्या है कि आपके बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है।
अब प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल हेमोरेज हो सकता है। इंटरनल हेमोरेज का मतलब क्या है कि आपके बॉडी में अगर कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाए तो उस ब्लड वेसल से आपके बॉडी के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, आपके बॉडी में खून जमा होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, कोई इंसान मर भी सकता है। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। अब समझ लेते हैं, कुछ यहाँ पे बातें आपको बताई गई है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बोला गया, आपको इन्फॉर्मेशन जमा करनी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन जमा करनी है? विच मेजर्स आर टेकन फॉर मॉस्किटो कंट्रोल बाय ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपैलिटी ऑफ योर एरिया। क्या चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, खबरदारी रखनी पड़ेगी, कौन से कंट्रोल मेजर्स आपके ग्राम पंचायत वाले लेंगे, म्युनिसिपल काउंसिल वाले लेंगे आपके एरिया में मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि वक्त वक्त पर ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल वाले, म्युनिसिपैलिटी वाले क्या करते हैं कि गली गली मोहल्लों में कुछ धुआं ऐसे छोड़ते हैं जिसकी वजह से नालियों में जो पानी जमा होता है उसमें जो मॉस्किटोज बनते हैं उनको मारा जाए। तो ये कुछ चीजें ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपैलिटी वाले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें सोचने के लिए बोला, कुछ चीजें आपको बताई गई है कि डू यू नो, क्या आपको पता है मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफिलस while elephantiasis by female culex. Anaphylis and Aedes grow in clean water while culex in dirty sewage water. देखिए क्या बोला गया। क्या आपको पता है कि ये जो मलेरिया होता है, जो डिसीज है मलेरिया, ये फैलता है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो से। वहीं पर एलिफेंटियासिस, यहाँ पे इसको हाथी रोग कह के कहा जाता था, जिसमें कि अगर किसी को ये हो जाए तो उसका पैर बहुत सूज कर ऐसे हाथी जैसा बड़ा हुआ है उसका पैर होता था, तो उसे एलिफेंटियासिस कहा जाता है। ये भी मच्छर के काटने से ही होता है, मॉस्किटो के काटने से ही होता है। और कौन सा मॉस्किटो? तो क्यूलेक्स मॉस्किटो काटेगा तो एलिफेंटियासिस होता है। अब यहाँ पे और एक चीज बताई गई कि एनाफिलस मॉस्किटो और एडिस मॉस्किटो, जो एडिस मॉस्किटो जो कि डेंगू कॉज करता है और एनाफिलस जो कि मलेरिया कॉज करता है, ये दोनों ही क्लीन वाटर में पैदा होते हैं। वहीं पर क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है ये गंदे पानी में पैदा होता है, नालियों में पैदा होता है ये वाला मॉस्किटो। ये चीजें आपको बताई गई है। देन अब बात करते हैं स्वाइन फ्लू के बारे में। स्वाइन फ्लू कैसे होता है, रीजंस ऑफ इन्फेक्शन, क्या इन्फेक्शन की वजह हो सकती है? तो इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू ऑकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस। देखिए अब कैसे होता है स्वाइन फ्लू। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पिग के कांटेक्ट में आ जाओ, ऐसा तो कोई इंसान आपके कांटेक्ट में नहीं होगा जिसे स्वाइन फ्लू हुआ होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पिग के कांटेक्ट में आ जाओ जिसे स्वाइन फ्लू था तो ये वहां से आपको भी हो सकता है। या फिर अगर आप किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में हो जिसे पहले से ही स्वाइन फ्लू था, तब भी स्वाइन फ्लू आपको हो सकता है। ठीक है, वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रीशंस ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। अब ये वायरस जो है स्वाइन फ्लू का, ये फैलता कैसे है? गले से निकलने वाला सिक्रीशन, नाक से निकलने वाला सिक्रीशन और सलाइवा जो होता है, थूक, ये जब हवा में मिक्स होता है, जैसे कि आप छींकेंगे, छींकने के बाद मुंह से कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, नाक से कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, वो हवा में उड़ेंगे, उड़ते हुए वहीं पर कुछ वक्त उड़ते रहेंगे। और अगर उस जगह से आप गुजरोगे तो वो आपको भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं स्वाइन फ्लू के? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, सोर थ्रोट, गला सूखेगा और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, कैसे पता करें कि स्वाइन फ्लू है या नहीं है? ठीक है, फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम थ्रोट्स ऑफ पेशेंट इज सेंट इन लैबोरेटरीज। अगर आपको पता करना है स्वाइन फ्लू हुआ है या नहीं हुआ है तो क्या करते हैं, लैबोरेटरीज में आपके गले से लिक्विड, सलाइवा वगैरह लिया जाता है और उसे लैबोरेटरीज में भेजा जाता है उस पर चेकअप करने के लिए। जब डायग्नोस्टिक वहां पर होता है तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। अब यहाँ पे बोला गया कि स्वाइन फ्लू के डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज चेक करने के लिए, उसका लैब में टेस्ट करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस दिल्ली, और तो और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस दिल्ली, यहाँ पर भी उसके डायग्नोसिस के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है स्वाइन फ्लू के। और एक चीज यहाँ पर आपको पता है क्या, और एक चीज आपको बताई गई, डू यू नो
फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वाज रिपोर्टेड इन मैक्सिको इन 2009। सबसे पहला केस जो मिला था स्वाइन फ्लू का, वो मैक्सिको में मिला था 2009 में। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय द वायरस इन्फ्लुएंजा ए H1N1। अभी जो स्वाइन फ्लू है ये होता कैसे है? वायरस की वजह से होता है। वायरस भी कौन सा? कौन सा वायरस? वायरस भी कौन सा? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ये होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, जो कि H1N1 फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। द पर्सन हु केम इन कॉन्टेक्ट विथ पिग्स कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस डिसीज। जो इंसान पिग्स के कॉन्टेक्ट में आ जाए उसको ये डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स के बारे में समझ लेते हैं। अब ये अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसे कहा जाता है। ये फुल फॉर्म है एड्स का, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स में होता क्या है देखिए, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये बीमारी जो है ये HIV नाम के वायरस से होती है। HIV वायरस ये कौन सा है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये इतना डेंजरस वायरस होता है। एक्चुअल में होता क्या देखिए, इन दिस डिसीज victims suffer from various diseases due to progressive weakening of natural immunity। ठीक है, ये इतना डेंजरस वायरस होता है। ये वायरस क्या करता है कि ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। अब यहाँ पर इम्यून सिस्टम किसे कहेंगे? बीमारियों से लड़ने की ताकत को ये पूरी तरह से कमजोर कर देता है। इसकी वजह से होता क्या है, क्योंकि आपके पास बीमारियों से लड़ने की ताकत अब कम है तो आपको बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है। देन diagnosis of AIDS cannot be confirmed without test in medical laboratories। अगर किसी को एड्स है या नहीं है ये कंफर्म करना है तो ऐसे ही सिम्टम्स देखकर नहीं बता सकते हम कि उसे एड्स है या नहीं है। इसके लिए प्रॉपर लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा। ठीक है, एलाइजा टेस्ट इज यूज फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस। एलाइजा नाम का टेस्ट वहां पर एक एलाइजा नाम का टेस्ट मौजूद है जिससे कि HIV का प्रॉपर डायग्नोसिस किया जा सकता है। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक। हर इंसान के जो सिम्टम्स रहेंगे एड्स के वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हमेशा याद रखने के लिए कुछ बातें बताई गई यहाँ पे। ऑलवेज रिमेंबर एड्स डज नॉट ऑकर ड्यू टू टचिंग to and sharing the food with HIV infected person और by nursing the HIV patient। हमेशा याद रखिए कि HIV बीमारी नॉन इन्फेक्शियस है। ये ऐसी बीमारी है जो फैलती नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन की खिदमत कर रहे हो, उसे ट्रीट कर रहे हो, उसकी खातिरदारी कर रहे हो या फिर उसकी मदद कर रहे हो तो आपको HIV नहीं होगा। डरने वाली बात नहीं है, आप उसके साथ उठ बैठ सकते हो। उसे ऐसे फील कराने की जरूरत नहीं है कि वो उसे कुछ ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है जो आपको हो जाएगी। नहीं फैलता है। HIV छूने से, साथ में बैठने से, फूड शेयर करने से नहीं फैलता है। ठीक है, देन अवर बिहेवियर विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल। HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हमारा बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को ये हक है कि वो उसके साथ नॉर्मल ट्रीटमेंट किया जाए। उसे हमें ऐसे गिरा कर नहीं देखना चाहिए, ना ही हमें उसे कुछ अलग तरह से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, देन डू यू नो, क्या आपको पता है HIV वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन एन अफ्रीकन स्पेसीज ऑफ मंकी। क्या आपको पता है कि जो HIV है सबसे पहले अफ्रीका के एक मंकी के स्पेसीज में पाया गया था। अकॉर्डिंग टू नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड UNAIDS। अब देखिए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक या फिर यूनाइटेड नेशन एड्स के लिए एड्स की स्टडी करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक कमिटी बनाई थी UNAIDS। उनके मुताबिक
80 से 85% HIV इन्फेक्शंस इन इंडिया ऑकर्स थ्रू अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इन लोगों ने स्टडी की और बताया कि इंडिया में 80 से 85% HIV इन्फेक्शंस जो है इंडिया में वो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजों के आंसर देने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, बताइए विच मेजर आर टेकन एट योर होम टू कंट्रोल रैट्स। क्या आप खबरदारी लोगे, क्या आप कंट्रोल मेजर्स यूज करोगे आपके घर में चूहों को बढ़ने से रोकने के लिए। सबसे पहले तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके घर में किसी कोने या किसी कोने काने में अगर छेद वगैरह है तो उसे बंद कर दीजिए। दूसरा, रैट पॉइजन वगैरह आते हैं, अगर रैट हो गए हैं तो उन्हें मारने के लिए। देन और भी कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर होते हैं जो कि चूहों को घर में बढ़ने से रोकते हैं। देन व्हाई इट इज नेसेसरी टू केयर अबाउट हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स, कैट्स एंड बर्ड्स। क्यों जरूरी है ख्याल रखना पालतू कुत्तों का, बिल्लियों का और बर्ड्स का। देखिए क्यों जरूरी है, बहुत ही एक मेन बात है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई एनिमल्स रह रहे हैं, अगर उनको कोई बीमारी हो जाए तो आप पर भी उसका असर पड़ेगा, तो हमें उनका केयर रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इन्फेक्टेड डॉग्स अगर किसी एक पर्सन को बाइट कर ले तो वो रेबीज नाम की डेंजरस बीमारी कॉज कर सकते हैं, तो हमें ख्याल रखना चाहिए। देन इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन पिजन्स, स्ट्रे एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ। तो हाँ, रिलेशन होता है पिजन्स, स्ट्रे एनिमल्स यानी कि आवारा एनिमल्स और इंसानों की हेल्थ का कुछ रिलेशन है क्या? तो हाँ, रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? ये जो पिजन्स होते हैं, ये पिजन्स पता नहीं कहाँ कहाँ उड़कर आते हैं। इनके विंग्स में पैथोजेंस वगैरह हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं। ये अगर आपके कांटेक्ट में आ जाए तो आपको भी अलग अलग बीमारियां हो सकती है। स्ट्रे एनिमल्स भी कहीं भी इनका उठना बैठना होता है, ये भी पैथोजेंस कैरी कर सकते हैं और आपके ह्यूमन हेल्थ पर असर कर सकते हैं। व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ रैट कॉकरोचेस ऑन ह्यूमन हेल्थ। बीमारियां होती है इनकी वजह से। कॉकरोचेस भी जो है ये भी हेल्थ के लिए बहुत डेंजर हो सकते हैं, इंसानों की हेल्थ पर असर पड़ता है और रैट्स की वजह से भी होता है। ठीक है, इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के जरिए कैसे इन्फेक्शन फैल सकता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स के जरिए कैसे इन्फेक्शन फैल सकता है। ओके, इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स, एनिमल्स के जरिए इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है ये समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेबीज। अभी हमने बताया था कि डॉग्स के काटने की वजह से रेबीज होता है, तो ये रेबीज एक्चुअल में क्या है? सो दिस इज अ वायरल डिसीज, एक वायरल डिसीज है। इट ऑकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग। ऐसा डॉग जो कि इन्फेक्टेड था, यानी कि एक ऐसा डॉग जिसको रेबीज वायरस उसके ऊपर असर किया हुआ था, ऐसे डॉग के या फिर ऐसे रैबिड के या फिर ऐसे मंकी या फिर ऐसे कैट के जिस पर रेबीज वायरस ने असर किया था, उनके काटने से ये वायरस इंसान के बॉडी में आ जाएगा और फिर बाद में वो जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन तक पहुंचने के लिए वो न्यूरॉन्स का सहारा लेगा। देखिए अगर कोई एनिमल जिससे रेबीज वायरस हुआ था, जिस जो कि इन्फेक्टेड था, अगर वो आपको काट ले तो आपके काटने के बाद वो रेबीज वायरस न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचेगा और आपके ब्रेन पर वो बहुत ज्यादा असर करेगा। हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिसीज। हाइड्रोफोबिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस डिसीज का। अब हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? हाइड्रो यहाँ पर हमेशा वाटर के लिए टर्म यूज की जाती है, और फोबिया यानी के डर, फोबिया यानी के डर हम कहेंगे। तो पानी का डर पैदा हो जाता है उस इंसान के दिमाग में जिसे ये वायरस हो जाता है। देन इन दिस केस द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। बहुत ज्यादा उसे डर पैदा होता है, वो पानी पीता ही नहीं है, उसको पानी का इतना ज्यादा डर हो जाता है कि उसे लगता है कि पानी पीने से वो मर जाएगा या उसे कुछ हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा डर उसके दिल में पैदा हो जाता है पानी को लेके। देन रेबीज इज फेटल डिसीज। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। ठीक है, हाउएवर फैटेलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर वनसेट ऑफ सिम्टम। देखिए अगर कोई आपको ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा एनिमल बाइट कर ले, काट ले जिसे ये बीमारी थी, तो भी आप इस खतरे से या फिर
इस बीमारी से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुछ प्रिवेंशंस यहाँ पर है, जैसे कि टाइम टू टाइम आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी, लेकिन कब? सिम्टम्स के अपीयर होने से पहले। अगर आप देर कर दोगे, रेबीज के सिम्टम्स आप में दिखाई दे रहे हैं, तो बाद में उसका ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई एनिमल बाइट कर ले तो रेबीज के इंजेक्शन ले ले, बहुत ही ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेगा आपको। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर जो कहा जाता है वो यहाँ पर बैठता है, ठीक है। सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 टू 175 डेज ऑफ डॉग्स बाइट। सिम्टम्स जो है वो 90 से 175 दिन के बाद या फिर उसके अंदर पैदा हो जाएंगे, ठीक है। देन सिम्टम्स क्या रहेंगे? फीवर रहेगा 2 से 12 हफ्तों तक, 2 से 12 हफ्तों तक फीवर रहेगा। एग्जैजुरेशन इन बिहेवियर, बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, गुस्सा गुस्सा या फिर अग्रेसिव बिहेवियर उनका हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया, अभी तो बताया आपको हाइड्रोफोबिया क्या होता है। देन कैन यू टेल, क्या बता सकते हो वाई द एनिमल केजेस एंड देयर लिविंग प्लेसेस शुड नॉट बी नियर द किचन? क्यों एनिमल के केजेस, पिंजरे या फिर उनके रहने की जगह किचन के पास नहीं होनी चाहिए? क्योंकि किचन में आप लोग खाना वगैरह बनाते हो, यहाँ पर हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाने के जरिए बहुत सारी बीमारियां आप तक पहुंच सकती है, तो इनके यहाँ पर घर किचन के आसपास नहीं होने चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन विच सिम्टम रेबीज कैन बी आइडेंटिफाइड, कौन से सिम्टम से रेबीज का अंदाजा लगा सकते हैं? बता दिए आपको, हाइड्रोफोबिया हो सकता है या फिर फीवर हो सकता है 2 से 12 वीक्स तक। ये कुछ सिम्टम्स आपको बताए जो होते हैं रेबीज में। और जो है बिहेवियर चेंज हो जाएगा, गुस्सा गुस्सा इंसान को आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे का चैप्टर जो है वो हम आने वाले पार्ट में कवर करेंगे। आज हमने नियर अबाउट हाफ चैप्टर कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। और अगर कोई आप चाह रहे हैं कि कोई और कंसेप्ट या फिर किसी और क्लास के चैप्टर पर वीडियो बनाना है तो कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा उस चैप्टर पर इस तरह से वीडियो बनाऊं, इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं कि आपको वो समझ आए। थैंक यू।